आज हमारे साथ हैं, कह लें मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड सुषमा शर्मा जी। सुषमा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंह सिंह वॉइस पॉडकास्ट में। एक चीज़ होती है कि लोग, जैसे कि आपको, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप एक राइटर भी हैं, एक डायरेक्टर भी हैं, एक आर्टिस्ट भी हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली आप एक ट्रांसलेटर भी हैं। हाँ, ट्रांसलेटर कह सकते हैं जी। क्योंकि मैंने बहुत सारी कहानियों का रूपांतरण किया है। तो जैसे कि बात हमेशा कहा जाता है बड़े बुजुर्गों द्वारा कि एक काम करो, बेहतर तरीके से करो, लेकिन आपने मल्टीपल फील्ड्स को किया, जिया। कैसे इन सब चीज़ों को आपने संभाला और कैसे इन सब चीज़ों पर आपकी मजबूत पकड़ बराबर बनी रही? इसका श्रेय मैं अपने पिताजी को दूंगी। मेरे पिताजी एक साहित्यकार थे और एक इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में वो पढ़ाते भी थे। तो हम लोगों को वातावरण जो मिला बचपन से, वो एक साहित्यिक वातावरण मिला। ढेर सारी किताबों के बीच में हम लोग पले पढ़े और हमारे पिताजी ने ही हम लोग को किताबें पढ़ने का संस्कार डाला। जैसे उनको लगता था कि मुंशी प्रेमचंद सबसे सरल और एक बच्चा भी उसको समझ सकता है। तो उन्होंने मुंशी प्रेमचंद से शुरू करके हम लोगों को, और फिर आगे ममता कालिया तक, जब तक वो जीवित रहे उन्होंने हम लोग को साहित्य पढ़ाया, समझाया, संस्कार भी डाला। तो राइटिंग और पढ़ना, ये चीज़ें मेरे ब्लड में थी। और मुझे इसका मतलब अपने पिताजी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने ये संस्कार मुझे दिए। फिर थोड़ा सा एक मेरा बचपन से ही थोड़ा एक कलाकार का मन था, तो मुझे नृत्य का शौक था। तो मैंने 4-5 साल कथक सीखा और एग्ज़ाम भी दिया। और वहीं से हम लोगों ने पैलेस थिएटर में एक प्ले किया अपने डांस स्कूल से। एक माइथोलॉजिकल कहानी थी, अ, मदन भस्म। यहाँ के एक बहुत बड़े कवि हुए थे, उमाकांत मालवीय जी। उमाकांत मालवीय जी की लिखी हुई वो स्क्रिप्ट थी। और उस समय पैलेस थिएटर में 10 से 12 तक एक कोई भी प्रोग्राम होता था, थिएटर होता था। यहाँ के जो लोकल लोग थे वहाँ थिएटर का, बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ थिएटर करते। उसके बाद 12 बजे से फिर फिल्म का शो होता। तो वहाँ पर हमने, उस समय मेरे 9 साल की उम्र थी, और वहाँ पे मैंने रति का रोल किया, जो कामदेव की जो पत्नी थी उसका लीड रोल था। और बहुत अच्छे लोग देखने आए। पहली बार मैं मंच पे गई। तो मंच पे जब मैं गई और उसमें हम लोग गा भी रहे थे, म्यूजिकल प्ले था, तो नृत्य भी था, गाना भी था, एक्टिंग भी थी, रोना गाना सब कुछ था। ऑडियंस थी सबसे बड़ी बात। तो ऑडियंस की जो फील आती है जब आदमी परफॉर्म करता है, तो मुझे लगा कि ये कोई ऐसी चीज है जो नृत्य से आगे की चीज है। और एक अपने आप में एक देख, बहुत छोटे बच्चे को इतना नहीं समझ में आता, शब्द भी नहीं होते हमारे पास, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ ऐसा है जो डांस से ज्यादा अच्छा है और मुझे नाटक करना चाहिए। लेकिन एक 9 साल की बच्ची को कौन नाटक कराए? तो मन में ही इच्छा रह गई। फिर स्कूल कॉलेज में थे, तो 9th में थे, तो एक उनका डॉक्टर राम कुमार वर्मा का प्ले किया मैंने, डायरेक्शन भी दिया और खुद पन्ना धाय का रोल भी किया। फिर हम लोग फर्स्ट ईयर में आए तो अश्क जी का एक प्ले था तौलिए, तो उसमें मैंने हीरो का रोल किया। और बाकी मेरी सब फ्रेंड्स थी। तो स्कूल लेवल पे थोड़ा सा हुआ। फिर ईसीसी में आए, वहाँ पर हम लोगों ने प्ले किया। एक जैसे वेलकम पार्टी होती है, तो उसमें एक चंदा शास्त्र करके एक प्ले था, तो लड़कियों ने ही लिखा, हम ही लोगों ने किया, सब आपस में ही गाना गाया, कुछ किया। तो इस तरीके का जैसे जो एक्टिंग और नृत्य के साथ जो विधाएं जुड़ी होती है, वो हम लोग को स्वतः ही मेरे पास आ गई। जैसे मैं तबला भी थोड़ा सा बजा लेती थी, डांस भी कर लेती थी थोड़ा सा। 5th 6th 7th में 8th तक में हम लोग का म्यूजिक मेरा विषय था, तो कुछ बेसिक राग भी हम लोगों ने सीख लिए थे। अब ये ईश्वर की शायद मर्जी थी कि वो उस तरीके से मुझे गढ़ रहा था धीरे धीरे। तो उस तरीके से करते करते फिर 83 में यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत, वो थे, लाल थे, बहुत बड़े प्ले राइट थे, वो आए यहाँ पे एक वर्कशॉप करके। तो उन्होंने एक ऑडिशन मांगा कि भाई जो जो इंटरेस्टेड हो वो हिंदुस्तानी एकेडमी में आ जाए, ऑडिशन होगा। तो मैं भी वहाँ पे गई ऑडिशन देने, मेरे ब्रदर इन लॉ भी थे मेरे साथ। तो वहाँ पे लकीली मेरा हीरोइन के रूप में चयन हो गया
वो एक बलराम की तीर्थ यात्रा, उन्होंने एक नया प्ले लिखा था। जी। तो अ, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने उनको स्पॉन्सर किया था उसके लिए, तो वो एक स्टेट लेवल की वर्कशॉप थी। तो उसमें मेरा चयन हो गया और मुझे लगा कि मुझे यहाँ से एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। वहाँ पर एनएसडी से आलोपी वर्मा जी आए, उन्होंने हम लोग को ट्रेन किया। तो बाकायदा जो एक एनएसडीएन एक ट्रेनिंग देता है कि आपको एक्सरसाइज भी करा रहे हैं, थिएटर गेम भी करा रहे हैं, इम्प्रोवाइजेशन भी करा रहे हैं, एक्टिंग भी सिखा रहे हैं, रोना गाना सब कुछ सिखा रहे हैं। तो वो हम लोगों ने सीखा और पूरा 1 महीने तक मैंने पूरी ट्रेनिंग करी। लेकिन आगे चल के शो से पहले मेरा कुछ सैद्धांतिक बातों पे डॉक्टर लाल से कुछ झगड़ा हो गया, तो मैंने उस शो को नहीं किया। लेकिन हाँ, मेरी ट्रेनिंग हुई और उस ट्रेनिंग का मुझे आगे बहुत फ़ायदा हुआ। तो वहाँ से मेरे थिएटर की शुरुआत हुई। एक डायरेक्टर या किसी भी एक प्ले को डायरेक्ट करना और उसी प्ले में अपना भी एक रोल प्ले करना, तो ये दो अलग अलग रोल जो आप एक साथ प्ले करती हैं, तो ये चैलेंजिंग सा नहीं लगता, या फिर ऐसा नहीं लगता कि दो किरदार एक साथ, अलग एक तरफ हम टीम को डायरेक्ट भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपना प्ले कर रहे हैं, तो अपने आप को कैसे आप जज करती हैं जब आप रोल प्ले करती हैं, क्योंकि आप एक डायरेक्टर उस समय रहती हैं, तो आपको कौन डायरेक्शन देता है, या आप अपनी चीज़ों को कैसे कैलकुलेट कर पाती हैं कि मैंने बेहतर किया या नहीं किया, क्योंकि दूसरे को तो हम जज कर लेते हैं बहुत ईजिली देखकर, लेकिन अपने आप को हम कैसे मतलब आप अपने आप को कैसे जांचती हैं कि हम ये बेहतर कर पा रहे हैं या मुझसे यहाँ पर ये चूक हो रही है? देखिए, शुरू में ऐसा था जब मेरी संस्था बनी थी, तो मैं एक रोल भी करती थी और डायरेक्ट भी करती थी। और जो मेरे हिसाब से जो रोल मुझ पे सूट करता था, उसमें मैं बहुत ईमानदारी से वो ही रोल लेती थी जो मेरे ऊपर सूट कर रहा है। जो मेरे को सूट नहीं कर रहा, ज़बरदस्ती नहीं करती थी मैं। तो शुरू में पता नहीं कि शुरू में बड़ा आसान लगता था कि रोल भी कर रहे हैं और एक एक नशा सा भी होता है ना, काम का जो नशा होता है कि हम ये भी काम कर लेंगे, वो भी काम कर लेंगे, डायरेक्ट भी कर लेंगे। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि 2 काम एक साथ करना थोड़ा-सा मैं उसके साथ न्याय नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे करना ही है रोल, तो फिर मुझे घर पे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बार-बार, बार-बार मैं फिर पूरा ओके। दिन उसी ऑर्बिट में रहती हूँ, उससे मैं बाहर नहीं निकलती। वही दिन भर डायलॉग बोल रहा, खाना बना रहे हैं तो भी डायलॉग बोल रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं तो भी डायलॉग बोल रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं तो ऐसे मुँह करके डायलॉग बोलते जा रहे हैं। तो जब आप बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका काम धीरे-धीरे निखरने लगता है। प्लस जब मैं करती हूँ तो मेरे ग्रुप में जैसे विजय है, इनको मैंने बिठा लिया, मीना जी को बिठा लिया, तो वो लोग देखती हैं, मुझे जज करती हैं और जहाँ कमी होती है तो वो बताते हैं कि ये चीज़ आपकी ठीक नहीं आ रही, इसको आप ठीक कर दीजिए। तो उससे भी मुझे थोड़ा इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। फिर फाइनली जब ऑडियंस आती है तो ऑडियंस भी बताती है। कभी कभी कुछ कमेंट आते भी हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट शो में अच्छा कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा करना पड़ता है, मुझे एक्टिंग नहीं करनी पड़ती है और डायरेक्शन भी करना पड़ता, नहीं तो अब मैंने छोड़ दिया, मैं अब डायरेक्शन पर ही कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। अच्छा, एक सवाल ये है कि कई सारे रोल को आप जी रही हैं लगातार, जी। तो जब आप एक मॉर्निंग रूटीन को, जब इंसान उठता है तो एक रेगुलर ऑफिस गोइंग हो या स्टूडेंट हो, तो उसका एक दिनचर्या बनी होती है, तो एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, एज अ थिएटर आर्टिस्ट, तो सबसे पहला क्या डिसीजन लेती हैं सुबह उठकर कि कैसे चीज़ों को हमको करना है? एज ए ह्यूमन बीइंग जब मैं सवेरे उठती हूँ तो पहले मैं ये सोचती हूँ कि आज मुझे क्या काम करना है, उसमें प्रायोरिटी किसको रखनी है। प्रायोरिटी का जो है कि ये काम पहले करना ही है। उसके बाद फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे एक प्रायोरिटी लिस्ट बन जाती है और फिर मैं उस काम को करती हूँ। नहीं, जब एक साथ एक ही दिन में आपका रोल भी है, डायरेक्शन भी है, या उसी नहीं दिन देखिए, कुछ और? रोल डायरेक्शन तो अब वो सब चीजें दाल भात रोटी हो गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और इतने साल, 35 साल हो गए मुझे काम करते करते, तो अब इतना हो गया है कि मुझे ही सोचना है कि मुझे अपने रोल में कैसे काम करना है और मुझे दूसरों को क्या बताना है। तो जैसे एक फैमिली का जो हेड होता है जिस तरीके के, तो उस टाइप का हो गया है कि मुझे ही संभालना है, मुझे ही करना है, मुझे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है।
जैसे अभी मैं आपको देख रही कि आप जी जी। सबको बता रही कि लेवल नीचे करो, ये चेक करो, वो चेक करो, स्क्रिप्ट भी देख रहे हैं, तो आप मल्टीटास्किंग आपकी भी चल रही है सर। तो हम सबका दिमाग धीरे धीरे ऐसे सेट हो जाता है कि फिर लगता है अब गीत लिखना है, लाओ मनोज कुमार हो गए, धन 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 गीत भी लिख दिया, मैं धुन बनानी है, अपने यहाँ किया, धुन भी बन गई, और किसी म्यूजिक वाले को सुना दिया, अगर उसने कहा इसमें ये चीज इम्प्रूव कर लो, रिकॉर्ड करके भेज दिया। अब तो रिकॉर्ड करने की भी बड़ी प्रॉब्लम वो है, मतलब इजी हो गया है, तो धुन भी हो गया, और मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं कोई भी नया काम अपने नाटक में करती हूँ, तो मुझे लगता है मैंने कुछ अचीव किया। और जिस दिन आप ये अचीवमेंट की फीलिंग आपकी खत्म हो जाएगी, उस दिन आप मर जाए, खत्म, मतलब मेंटली डेड हो जाएंगे आप। तो ये बहुत जरूरी है। इतने लंबे सफ़र के बाद आपको अभी रिसेंटली एक अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ, एसएनए अवार्ड उत्तर प्रदेश। डायरेक्शन। जी, तो कैसा लगा? और ये जब आपके पास न्यूज़ आई तो आपने सबसे पहले इस न्यूज़ को किसको शेयर किया? देखिए, ईमानदारी की बात ये है कि मुझे ये खबर बहुत पहले मिल गई थी, ओके। नवंबर में ही मिल गई थी, लेकिन अनाउंसमेंट इसका जनवरी में हुआ। और मैं चाहती थी कि मैं अपनी माँ को ये समाचार सुनाऊं, लेकिन मेरी माँ है नहीं। तो जो मेरे गुरु हैं जिनको मैं मानती हूँ, तो मैं उन्हीं के सामने गई, उन्हीं को मैंने कहा कि ये आप ही का है, आप ही को अर्पित कर रही हूँ, और जो भी सीखा है वो आपके आशीर्वाद से। जानना चाहूँगा कि आपके गुरु का नाम? गुरु का नाम अब है नहीं, इस दुनिया अच्छा में वो है नहीं। बाबा मुक्तानंद पूना में रहते थे वो। अच्छा वो अच्छा मेरे अच्छा। बस जब मैं 9th में पढ़ती थी तब सुने। एक संस्था का जिक्र अभी आपने किया, हम जानना चाहेंगे उस संस्था का नाम क्या है और कब इस्टेब्लिश किया आपने उसको? मेरी संस्था जी। समन्वय 96 में। अच्छा, तो इसमें आपके साथ कोई और भी हाँ, जुड़ा? पूरा एक कमेटी है हमारी। अच्छा अच्छा। तो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उप सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, 3 मेंबर हैं, ऐसे हम लोग। अच्छा, ये जो नाम है समन्वय, ये किसने दिया? अच्छा, आपने स्वयं रखा। वही कहते हैं ना, राइटर फाइटर सब शुरू से मैं ही रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा समन्वय नाम बहुत अच्छा है। सारी कलाओं का थिएटर एक समन्वय है, तो मुझे लगा कि ये नाम अच्छा है। एक और चीज़ है कि बच्चों के लिए आपने लिखा है बहुत कुछ, तो बच्चों को लिखना जैसे होता है ना, कैरेक्टर करना और कैरेक्टर को जीना, जी। दोनों चीज़ होती है। तो बच्चों को लिखने से पहले, बच्चों के बारे में लिखने से पहले, क्या कभी आप ऐसा हुआ कि आप भी अपने बचपन में लौटती हैं? हाँ, अपने बचपन में भी मैं लौटती हूँ, लेकिन हमारा बचपन और आजकल के बच्चों के बचपन में बहुत फर्क है। तो जब मैं अपने भांजे भतीजे जो थे उनका बचपन मैंने जिया है, उनके साथ खेला है, उनके साथ शैतानियाँ करी है, उनको डांटा भी है, मतलब बड़े बन के भी, उनके बराबर बन के भी किया है। तो वो बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत काम आती। जैसे एक हम लोगों ने एक प्ले किया था, किताबों की चटनी। तो उसमें ये है कि बच्चे बहुत सारा कोर्स होता है आजकल, खेलने को उनको मिलता नहीं है, तो जी वो जी। अ, सोचते हैं कि पढ़ते नहीं है, साथ में खेलते रहते। बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, वो नेचुरल है। तो अचानक से जब एग्जाम आ जाता है तो उनको लगता है कैसे पढ़ें, तो एक बच्चा कहता है ऐसा करते हैं, सारी किताबें पानी में डुबो के और उसकी चटनी बना लेते हैं और चटनी को खा लेते हैं, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ्स टेस्ट सब हमारे पेट में चली जाएगी और हमको सारे विषय आ जाएंगे। तो ये बात जो था, मेरा भांजा है अब तो बड़ा हो गया थोड़ा, उस वो इस तरीके से करता था कि एकदम से रात में पढ़ना और फिर करना और फिर कैसे भी करके मतलब करना। तो मुझे लगा कि ये चीज जो है उससे ले जाए, उससे मैंने उसे एक्टिंग भी कराई उससे। वो भोंगा बसंत उसके 2 कैरेक्टर थे, तो वो एक भोंगा था, एक बसंत था, तो दोनों दोस्त थे, तो उससे वो कैरेक्टर भी मैंने कराया। तो आसपास भी बच्चों को मैं देखती हूँ, बहुत से बच्चे मिलते भी हैं ऐसे, तो सवाल करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो आजकल के बच्चों का बचपन कैसा है, हम लोग जैसा नहीं है। नहीं, हम उनका भी लोगों के जैसा बहुत नहीं ज़्यादा है। बदल गया है। उनके मतलब उनको इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत वो है इंटरेस्ट, और बहुत छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा जानते हैं। हम लोग तो एकदम, मैं तो एकदम डफर हूँ इस मामले में, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं आता, बस मोबाइल में चला लेती हूँ। लेकिन जितना आजकल के बच्चे जानते हैं, ग्रुप में भी ये लोग इतना जानते हैं, वो मैं बिल्कुल नहीं जानती। तो लेकिन उनको देख के फिर ये, लेकिन हम लोग के साथ एक बात अच्छी थी कि हम लोगों को साहित्य का ज्ञान था। आजकल के बच्चों को डीप नॉलेज नहीं है, उनको सारी नॉलेज सुपरफिशियल। तो कुछ उनके पास था, कुछ हमारे पास था। कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। तो एक
ऐसे अपने आप तो को। क्या हमारा बेस बहुत स्ट्रांग था या उनका बेस बहुत स्ट्रांग है? नहीं, वो टेक्निकली वो लोग एडवांस हैं और हम लोग टेक्निकली बहुत कमज़ोर हैं। लेकिन हम लोगों को आज भी जो उन्होंने 7th 8th में पढ़ा था, जो कविताएँ पढ़ी थी, जो इतिहास पढ़ा था, वो हमें आज भी याद है। बच्चों पे अब इतना पढ़ाई का बोझ है, इतना ज़्यादा सिलेबस है उनका कि वो पढ़ना तो शुरू करते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ एग्ज़ाम में पास होने के लिए। तो वो पास तो हो जाते हैं, लेकिन अगले बार उनका वो सब साफ हो जाती है, इसलिए फिर दूसरी चीज आ जाती, तो वो याद नहीं रख पाते। और हम लोगों को डंडा लेके सिखाया जाता था, टेबल कैसे पढ़ लिया, अब दो एक कम दो, दो दूनी चार, हम लोग कर रहे थे, आज तक याद है। अभी जैसे आपने कहा तो इसमें जैसे बच्चों की बात हो ही रही तो मैं इस बात को जानना चाहूँगा कि इसके पीछे जैसे एक डंडे वाली पढ़ाई जो थी हम लोगों के समय में, टीचरों को भी अलाउ था, पेरेंट्स भी उसी तरीके से ट्रीट करते थे। और आज के बच्चे वाकई जो अभी आपने एक नाम लिया कि किताबों की चटनी, तो हर बच्चा चाहता है कि बस किताबों की चटनी बने और जल्दी से हम हाँ, ग्रेडिंग अपनी पार कर लें। वो थॉट मुझे अच्छा लगा, मैंने कि ये थॉट स्टेज पे जरूर जाना चाहिए और हो सकता है बहुत सारे बच्चे से कुछ सीखे भी। ऐसा नहीं लगता कि कई बच्चे इसका प्रयोग भी करने लगे होंगे उसके बाद की? कोई ज्यादा नहीं, कागज खाएंगे, सेलुलोज ही पेट में थोड़ा जाएगा, दर्द वर्द होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, फिर डॉक्टर आएगा, दवा देगा, ठीक हो जाएगा। एक बहुत बड़ी चीज़ आपके शारीरिक शारीरिक बदलाव आपके अंदर हुआ, कुछ दिनों पहले आपकी बाईपास सर्जरी हुई। तो जब आप ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी तो उस समय क्या फीलिंग आई कि क्या होगा मेरे साथ और हम को दोबारा आना है, फिर से काम करना है? तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही होंगी, कई सारी, चूँकि किताबें, कई लोगों का चेहरा, कई लोगों का प्यार, आशीर्वाद, और सबसे बड़ी चीज़ जिस पेड़ को आपने लगाया, समन्वय को, उसको और बड़ा करने की एक लालसा। और ये सारी चीज़ें आपके सामने से जब ऑपरेशन थिएटर में लाइट जलती है, एनेस्थीसिया लगता है और वहाँ से आंखें बंद होती हैं, तो क्या फीलिंग आ रही थी उस समय? नहीं, मुझे बस मैं बार बार, जो एक नर्स थी मेरे साथ, वो बड़ी अच्छी थी, तो मैं उससे बार बार यही पूछती थी, ये बताओ मैं नाटक कितने दिन में कर लूंगी। कहती थी, मैडम 3.25 महीने आपको हिलना नहीं है। मैंने कहा 3.25 महीने मुझे लेटा रहना पड़ेगा? बोले हाँ, थोड़ा मतलब बाहर भी नहीं जाना है, कोई इन्फेक्शन हो कुछ हो, तो इसलिए बस मुझे यही लगता था ठीक तो हो ही जाएंगे, जाएंगे फिर नाटक करेंगे। और ये विजय हमारे साथ थे, हम जब वहाँ से लौट के आए तो मुझे एक सेंट्रल स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला, तो किस पे था, अंगुली माल पर प्ले था। अच्छा अच्छा। तो मैं चाहती थी कि मैं किसी को ये ना जताऊं कि मैं बहुत बीमार हूँ और मैं अब काम करने लायक इस समय भी नहीं हूँ। तो मैंने विजय को बुलाया, मैंने कहा विजय ऐसा है, मैं तुमको बता रही हूँ अंगुलीमाल की कहानी और कैसे कैसे स्क्रिप्टिंग करनी है, तुम समझ लो। जी। और विजय बहुत दिनों से हमारे साथ काम कर रहे थे, और तुमको जाके ये प्रोजेक्ट करना है, मैं तुमको सिर्फ डायरेक्शन पूरा दे दूंगी, करवाना तुमको है। तो ये बोले ठीक है, तो गए, करवा के आए, फिर वो फर्स्ट आया वहाँ पे, उसके बाद वो एक नेशनल उस पे गया, वहाँ भी जीता। तो पता किसी को इतना नहीं चला कि कौन गया, क्या इनका बस जाना था, हो गया। लेकिन मुझे बस ये था कि मुझे हारना नहीं, और मुझे नाटक का, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरी सांस चल रही, मुझे नाटक नाटक नाटक। अच्छा मैम, एक चीज़ और है कि जैसे कई चीज़ों को सरकारें भी कहती हैं और हम लोग भी कहते हैं कि जैसे स्कूलों में मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य होनी चाहिए, फिजिकल ट्रेनिंग अनिवार्य होनी चाहिए, और सेक्स एजुकेशन अनिवार्य होनी चाहिए। ABCD तो हमारी बहुत फंडामेंटल चीज़ें हैं। तो क्या थिएटर की जो चीज़ें हैं, क्या अगर एक बच्चे को हम सिखाएं, हर एक बच्चे को सिखाएं, तो उसके लाइफ में जो कई जगह ऐसे उठापटक चीज़ें आती हैं तो इंसान उस चीज़ को से रिकवर होता है। जैसे मान लीजिए हम फिजिकली फिट हैं या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे पीटी एक कॉमन चीज़ होती है कि प्रेयर के टाइम में पीटी होती है। तो क्या हम लोग अगर उसको एक मैंडेटरी करें थिएटर की चीज़ों को बचपन, मतलब बच्चों की क्लासेस में, 1st to 6th, तो क्या उसके जो हम लोग अपनी जीवन जी रहे हैं उससे हमको कितना ताकत मिलेगा? और ट्रिमेंडस चेंज आता है। आप थिएटर को कोर्स में अब तो कर रहे हैं लोग, सरकार भी मान गई है कि हमको बच्चों को थिएटर ऐसे नहीं सिखाना है कि भाई आपको कोई शास्त्र के रूप में नहीं, बच्चों को आप शास्त्र नहीं पढ़ा सकते। जो उनका सब्जेक्ट है
चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको गीतों में बनाइए, विजुअल्स बनाइए, उनको वीडियो के दिखाइए। वो तो विजुअल से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। जी उनको करेक्टर बना दीजिए। एक बार एक प्रयोग किया था एक कुछ बच्चों का कि जितने प्लैनेट्स हैं हमारे, जी जी। उन प्लैनेट्स में सारे बच्चों को प्लैनेट बना दिया। किसी को मार्स बना दिया, किसी को मरकरी बना दिया, किसी को नेपच्यून बना दिया, और सब का गेटअप एक दे दिया पूरा ओके। बच्चों को। कि देखो नेपच्यून है तो ये ऐसे होगा, जुपिटर है तो ये ऐसे होगा, मार्स है तो ये ऐसे होगा, और उसकी क्वालिटीज क्या क्या है, उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। जी इतने सरफम उसमें है, अपने एरिया में है, उतना हीट है, इतना ये है वो। तो बच्चों ने उसको याद कर लिया। ज्योग्राफी का बहुत टफ विषय वो था चैप्टर, और बहुत अच्छे उन्होंने स्टेज पे उसको परफॉर्म किया। और मुझे ओके। लगता है उसको वो अब कभी जीवन भर भूलेंगे नहीं। तो थिएटर के थ्रू बच्चों को पढ़ाना, पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग करना होता है। अच्छा मैम, एक जैसे एक हम लोग सामान्य अपने आप को माने और आप एक थिएटर आर्टिस्ट, थिएटर को जी रही हैं लगातार, तो एक थिएटर आर्टिस्ट जैसे उसके सामने कोई सरकमस्टांसेस आए, सिचुएशंस आए, ऐसी एडवर्स सिचुएशंस जब आती हैं, तो हमसे कितना बेहतर वो है जो अपने इमोशनली मेंटली हमसे बहुत स्ट्रांग होकर उस चीज़ को वो लड़ सकता है, कर सकता है। तो क्या ऐसा लगता है कि एक थिएटर आर्टिस्ट एक सामान्य व्यक्ति से बेहतर परफॉर्म कर सकता है ऐसी ऐसा सिचुएशन? कुछ नहीं है। देखिए दशरथ मांझी थे, जी तो उन्होंने पूरा रास्ता बना दिया। एक ऐसी प्रेम कहानी लिख दी जो सारी लैला मजनू की कहानियों से बहुत बेहतर कहानी। जी मैं दशरथ मांझी की जो प्रेम कहानी, मैं उसको बहुत एडमायर करती हूँ कि प्रेम हो तो ऐसा हो, जी बिल्कुल। जो दुनिया को भी कुछ दे सके, समाज को भी कुछ दे सके, और खुद को भी कुछ दे सके। अब जिससे वो प्रेम कर रहा है उसके लिए भी कुछ कर सके। तो आदमी आदमी में फर्क नहीं होता। उस थिएटर का जो आदमी होता है थोड़ा क्लेवर होता है, और उसकी कन्वर्सेशन स्किल थोड़ी अच्छी होती है, तो वो बातें बहुत अच्छी बनाता है। तो मुझे थिएटर ने बातें बनाना बहुत सिखाया। कुछ साथी हमारे साथ भी हैं, आपके बाद जो है मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि वो एक चीज आती है, उसका प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा होता है। आर्टिस्ट को आप देखेंगे, जो वाकई आर्टिस्ट है उसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये आर्टिस्ट। बैठने का, बोलने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का, सब्जेक्ट को वो एक पूरी स्क्रिप्ट बना के आता है। आज बॉस से छुट्टी लेनी है या डांट खानी है तो मुझे क्या वो करना है, तो वो बड़े उसी तरह एंट्री लेता है, उसी उसी में सीरियसनेस के साथ। और बॉस को कहता है, बॉस, बहुत सारे बॉस भी बड़े डायरेक्टर होते हैं, वो भी समझ जाते हैं, लेकिन बहुत नहीं समझते, तो काम निकल जाता है। तो थिएटर हमको कन्वर्सेशन स्किल हमारी बहुत डेवलप करता है, और ओवरऑल पर्सनालिटी भी करता है। मैं तो खुद बहुत ऐसी थी कि मैं बैंक में जाऊं तो मैं मतलब पैसा एक वो क्या बोलते हैं उसको, स्लिप भरने में भी मुझे बहुत वो लगता था, गलती हो जाती थी मेरी। तो मेरी माँ ने कहा, एक देहाती आदमी काम करके आ जाता है, तुमको पैसा निकालने में, स्लिप भरने में 4-5 तुम कैसे रिजेक्ट करती हो? ध्यान से भरो, कायदे से सीखो। तो जब हमने उसको सीखा और ध्यान दिया, तो फिर वो एक चीज मुझे आ गई, और तब मुझे ये समझ में आया कि हर काम पूरा कंसंट्रेशन भी मांगता है आपके साथ। तो थिएटर ने मुझे बहुत मतलब कॉन्फिडेंस बहुत दिया। तो मुझे तो लगता है कि थिएटर करना बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है, और छोटे बच्चों को ज़रूर भेजना चाहिए थिएटर के लिए। माँ बाप सोचते हैं अरे टाइम वेस्ट होगा, अभी उसी में थिएटर ही करता रहेगा, अब नहीं सीखेगा। नहीं, उससे पूरी पर्सनैलिटी में आपके ड्रास्टिक चेंज आ रहा है थिएटर से। एक जो महत्वपूर्ण सवाल है, शायद आपसे जुड़े लोग या जो आपको फेसबुक सोशल मीडिया पर देखते हैं या थिएटर में, जी। या पूछने की कोशिश करते होंगे या ना पूछ पाओगे, बहुत लोगों ने पूछा भी होगा आपसे कि एक लेडीज़ एज अ फीमेल बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि अविवाहित रहकर कैसे पूरी ज़िंदगी को, चूँकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोगों को डाइवर्स होते हैं या फिर किसी कारण से उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो लोग फोर्स करने लगते हैं, 2 बच्चे की माँ, 4 बच्चे की माँ, कहते हैं कि कैसे जीवन, इतना भारी जीवन कैसे कटेगा, जिसके पास 2-2 3-3 बच्चों का सहारा, परिवार का सहारा, फिर भी उसको फोर्स लोग करते हैं कि नहीं तुमको सेकंड मैरिज, और ऐसी भी सर्कमस्टांसिस बनती है कि 2-2 3-3 शादियां करनी पड़ जाती है उसको। भाई एक पति ख़त्म, दूसरा ख़त्म, तो तीसरे पे भी लोग फोर्स करते हैं उसको। तो ये जैसे जिस समाज में हम रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आर्मी के जवान हैं जो शहीद होते हैं, उनकी पत्नियां, तो लोग तुरंत फोर्स करने लगते हैं। तो इतना बड़ा जीवन
और इस सब चीज़ों से उबर कर इन सारी चीज़ों में रहना इतना बड़ा चैलेंज, एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, फिर अकेले चीज़ों को मैनेज करना कैसे कर पाती हैं आप? और उन महिलाओं के लिए मैं जानना चाहूँगा कि जो महिलाएं अनफॉर्चुनेटली अपने लव्ड वंस को खो देती हैं, उनको क्या, जैसे घर वाले फोर्स करते हैं, तो इसका क्या जवाब उन लोगों के लिए हो जो फोर्स करते हैं महिलाओं के लिए कि नहीं, बगैर शादी के जीवन चल ही नहीं देखिए, सकता? ये तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है या नहीं। आप अकेले रह सकते हैं या नहीं रह सकते। इसका जवाब आपसे ज़्यादा कोई नहीं दे पाए, है ना? आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपकी कमज़ोरियाँ हैं, क्या आपकी ताकत है, ये आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता है। बिल्कुल। मेरे परिवार में ऐसा हुआ, हम लोग 7 लोग थे, लेकिन धीरे-धीरे अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए, मेरे परिवार के एक-एक सदस्य को खो दिया। मेरे भाई-बहन, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे फादर, मेरे मदर। और एक, मैंने कभी ये नहीं सोचा था, मैं अपने घर में सबसे छोटी थी कि मैं कभी अकेले रहूँगी। लेकिन एक दिन वो भी आया और मुझे ये लगा अब मैं आगे कैसे जीऊँगी? फिर कुछ दिन इसी डिलेमा में निकल गए, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? लेकिन परिवार की तरफ से ऐसा था कि मेरे पास इतना फाइनेंशियली मैं थोड़ा मजबूत थी, तो घर भी था, कुछ पैसा भी था, एक काम भी था थिएटर का। तो कभी मेरे मन में ये नहीं मन आया कि मैं शादी कर लूँ तो मेरे दुखों का रिप्लेसमेंट शादी से हो जाएगा। मुझे लगा और नरक हो जाएगी ज़िंदगी। इससे अच्छा ये है अकेले रहो, मस्त रहो, अपने हिसाब से काम करो। ये नहीं मैंने कहा कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी। लेकिन अभी तक मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि शादी करनी चाहिए। मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि मैं अकेली हूँ, अब कोई मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई मेरी जान नोचने वाला नहीं है कि खाना बनाओ सवेरे, ये करो, वो करो। अपने हिसाब से उठते हैं, अपने आराम से काम करते हैं, काम सब मैं करती हूँ अपने हिसाब से। अपना ग्रुप चलाती हूँ, एक प्ले होता है, दूसरे प्ले के बारे में सोचने लगते हैं। अगर आपके पास एक काम है ना, तो आपके दिमाग में ये सब फालतू विचार आएँगे नहीं। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहती हूँ कि अगर आपको शादी करना है तो कर लीजिए। एक अच्छी चीज़ है, एक लाइफ पार्टनर अगर आपको समझने वाला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिले तो आप अकेले अच्छे। आपका एक्सपेक्टेशन आपसे। आपके दिमाग में कभी कोई ऐसी तस्वीर नहीं बनी कि बनी थी, विनोद खन्ना मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो मेरा ना हो सका, किसी और का। चलिए, शायद विनोद खन्ना जी, ये सोच रहे हैं हमारी पसंद है। विनोद खन्ना जी रिचेबल होते तो शायद। अब बेचारे वो चले गए ऊपर। अरे यंग एज में बहुत अच्छा काम करते थे विनोद खन्ना, बहुत अच्छे एक्टर थे। एक जैसे यंग एज में कोई भी लड़का या लड़की थिएटर की तरफ उसका जो झुकाव होता है, तो उसके लिए जो दो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए: डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिवोशन। ये पहले या ड्रामा पहले? पहले आप एक अच्छे इंसान बने, तब आप अच्छे एक्टर हैं। अगर आप अच्छे इंसान नहीं, अपन अंदर अगर डिसिप्लिन नहीं है, डेडिकेशन नहीं, और आपकी क्या कहा एक शब्द, डिवोशन। डिवोशन नहीं है, तो आप अच्छे एक्टर भी नहीं हो पाए। किसी तरह डायरेक्टर या टीम या कोई आपको घसीट के 2-4 साल खींच कर ले जाएगा, लेकिन आप फिर टिक नहीं पाएंगे। आपकी शुरुआत, कहते हैं ना, हमारी चैरिटी बिगिंस एट होम वाली ये जो चीज़ है, ये अच्छाई हमारे अंदर से ही शुरू होती है। अगर हम एक मजबूत इंसान नहीं है तो हम एक अच्छे एक्टर भी नहीं। 2 किताबें आपने लिखी हैं। एक ये मेरे हाथ में है, खिला हुआ फूल, खिला फूल गुलाब। खिला फूल गुलाब का, जी। और दूसरा है जो सभी को मैं चाहूँगा कि आप, कि ये क्या किताब अमेज़न पर है, दुर्गा हाँ, भाभी? अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पर भी है। अच्छा। हाँ। ये किस कैरेक्टर को से इंस्पायर होकर आपने लिखी? ये दुर्गा भाभी भगत सिंह की साथी थी, और भगत सिंह, सुखदेव और तीसरे उनके राजगुरु। राजगुरु, वो इन सब के साथ रहती थी। और इनके हस्बैंड भी क्रांतिकारी थे, और इन्हीं के घर में सारे क्रांतिकारी आके रुकते थे, खाना खाते थे। ये फाइनेंशियली इनके हस्बैंड उनको सपोर्ट करते थे,
और उन्हीं के घर से सारी जो चीज़ें थी, ऑपरेशन सब होता था। तो ये भी अपने हस्बैंड के साथ बहुत कोऑपरेट करती थी। तो भगत सिंह जब पंजाब से कलकत्ता गए थे, तो ये उनकी पत्नी बन के गई थी भगत सिंह की। अच्छा। हाँ, क्योंकि भगत सिंह सरदार थे, जी, जी, जी। तो उन्होंने पूरा अपना अंग्रेज बन गए वो, किसी तरह अपना छुपा छुपा दाढ़ी कटा के हैट लगा के, और जी, जी। अपने बच्चे को इन्होंने गोद में लिया और कहा ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ, और इन्होंने भगत सिंह को सुरक्षित कलकत्ता छोड़ दिया। अच्छा, जैसे कि पिक्चर में दिखलाया भी गया है, अजय देवगन की जो मूवी थी उसमें वो भी गेटअप चेंज करते हैं और जाते हैं, वो सब सच्ची बॉर्डर क्रॉस करते हैं। तो मतलब यही वो कैरेक्टर है। हाँ, मतलब उस पिक्चर में तो इनका कोई नाम नहीं लिया गया, दुर्गा भाभी। बड़ा दुर्भाग्य है ये कि इतनी बड़ी लेडी जिसने इतना काम किया। ये शिक्षिका थी, इन्होंने लखनऊ में पूरा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल एक बनाया, उसमें बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया इन्होंने, बहुत दिनों तक काम, बड़ी बहुत लंबी एज में ये मरी है बाद में। पता नहीं कैसे लोग ऐसे करते हैं कि एक करेक्टर का ही व्यक्तित्व ही खत्म कर देते हैं। अच्छा, मैंने देखा है इसी कि के लिए मैंने रिसर्च वर्क करके मैंने कहा इनको सामने लाना है। ऐसे कई कैरेक्टर हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया, और ऐसे कैरेक्टर को मैंने देखा है कि राइटर्स ने ढूंढा है या थिएटर वालों ने ढूंढा है। वाराणसी की एक तवायफ थी, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम नहीं पता है, और वो अपना कोठा इसलिए चलाती थी कि लोगों को फंडिंग कर सके, क्रांतिकारियों वो को। उस समय बहुत मदद करते थे वो लोग। ऐसे बहुत सारे जो कोठे चलते थे, और वो प्रयागराज में भी चले। निसा जो थी लखनऊ की, उन्होंने भी बहुत सारे क्रांतिकारियों को, वो उनके यहाँ आते थे और वो पैसा देती थी, खिलाती थी, और अपने यहाँ सुरक्षा देती थी, फिर रात के अंधेरे में निकाल देती जी, थी। जी, जी। लोग उनको वेश्या समझते थे कि गंदा काम कर रहे, जी, लेकिन वो देशभक्ति का काम करती थी। कहते थे हम, हमारा जो जीवन है तो वो है ही, अगर ईश्वर ने हमको ये मौका दिया है कि हम कुछ परोपकार का काम करें, अपने देश के लिए कुछ काम करें, तो हमें करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी वेश्याएं थी, अगर बनाया जाए तो पूरी सीरीज बन जाए उस पे, कि उन्होंने क्रांतिकारियों की बहुत मदद करी। भगत सिंह को कई बार ऐसी जगह, वो चंद्रशेखर आज़ाद कई बार ऐसी जगह फंस गए थे, लेकिन उनको तब समझ में आया कि ये औरतें ऐसी नहीं है जैसे हम समझ रहे हैं, इनके अंदर भी एक क्रांतिकारी का, एक देशभक्त का दिल है और जज्बा है, और वो अपनी जान पे खेल के वो मदद कर सकती है। जी, जी, जैसे उन्होंने नीम का पेड़ किया, तो यहाँ जो चौक में जो नीम का पेड़ है, जी। जो शहीदी पेड़ है, उस पे मैंने पूरा प्ले किया था। नीम का पेड़ वो मैंने ही लिखा है, अभी वो छपा नहीं है। तो उसमें यही दिखाया गया है कि वो जो लियाकत अली थे, वो बहुत सारी ऐसी गलियों में जाते थे, वहाँ के जो वेश्याओं के बच्चे होते थे, वेश्याएं जो होती थी, उनको शिक्षित करते थे, और शिक्षित करने के बाद बच्चों को वो कोशिश करते थे कि वो उस धंधे में ना जाए। और वो औरतें उनकी कहीं भी अगर ये पता चल जाए कि लियाकत अली को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कहीं आसपास आ रही, तो वो उनकी जाके औरतें मदद करती थी, मैसेजेस उनके लेके इधर से उधर पहुंचाती थी। तो उनकी बड़ी भूमिका थी उन औरतों की, लियाकत अली को बहुत लंबे समय तक पुलिस से बचाने में। तो वो भी तो देशभक्ति है, कोई जान देना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं है। जी, जी। इस तरीके से मदद नहीं होती तो ये लोग काम ही नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं था, न पैसा था, न सुरक्षा थी, न हथियार थे, इतने कुछ भी नहीं था। तो ऐसे अपने लोगों के सपोर्ट से ही इन्होंने इतना किया। एक चीज़ मैम, जो आज का जो यूथ है, जो 15 सेकंड की, 30 सेकंड की जो रील्स में डूबता चला जा रहा है, जी, और उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ एक आर्ट है। अगर वो आर्ट है तो फिर तब तो फिर थिएटर पर एक ये चीज़ें हावी हो रही हैं, या थिएटर का आने वाला भविष्य खतरे में है। लेकिन थिएटर कभी नहीं खत्म होगा, ये बात आप समझ। एक धूमिल तो। धूमिल भी नहीं, जी, और खूब थिएटर होता है, हम लोग जानते नहीं। इलाहाबाद में उस तरीके से थिएटर होता नहीं। आप कलकत्ता चले जाइए, बिहार चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, इतने ग्रुप्स हैं, इतना काम है, इतनी नई नई स्क्रिप्ट्स पे काम हो रहा है। और थिएटर में जो आलेख बनते हैं, जो स्क्रिप्ट बनती है, वो फिल्म वालों से आगे रहते हैं। तो सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है थिएटर की आप के मामले में? कलकत्ता समझ सकते हैं, कोलकाता। कलकत्ता में बहुत अच्छा थिएटर होता है, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा थिएटर होता है। अब इस समय मध्य प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हमारे यूपी में भी जो लोग काम कर रहे हैं इस समय, इलाहाबाद में भी 8-10 ग्रुप है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
हमारी स्क्रिप्ट खास तौर से इलाहाबाद चूंकि साहित्य का गढ़ रहा है, यहाँ पे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी बनती है अगर बनती है। और मैंने इसी बात पे स्ट्रेस दिया कि मुझे अच्छी स्क्रिप्ट लिखना है और कुछ 8-10 अच्छी स्क्रिप्ट हिंदी जगत को मुझे देनी है। अच्छा मैम, देखा जाता है कि जो मतलब कि रफ कंटेंट होते हैं या फिर मतलब कह सकते हैं कि पावरफुल मैसेजिंग कंटेंट नहीं होते, वो ज़्यादा वायरल होते हैं, ज़्यादा कंज्यूम्ड होते हैं। जस्ट लाइक आप कह सकती हैं कि जैसे लोगों को फैसिनेट करता है, अट्रैक्ट करता है पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, वैसे ही जो है, जो इस तरह के कंटेंट हैं जो हजार्डस हैं कह सकती हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक माइंड को पूरी तरह से पॉल्यूट कर रहे हैं, तो उस तरह के कंटेंट ज़्यादा वायरल होते हैं। और अच्छे कंटेंट जो है और बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। तो उस पर आपकी क्या राय है कि युवा जो है किस तरह का कंटेंट बनाए देखिए, और परोसे या कंटेंट कंज्यूम पे करें? आप वो नहीं लगा सकते, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि ये चीज़ आप नहीं करेंगे, वो चीज़ आप करेंगे। हमारा दिमाग हमारा है, हमको क्या लेना है ये हमें डिसाइड करना है। उसको कितने को फ़िल्टर करना है, कितने को अंदर रखना है, ये हमें डिसाइड करना है। कोई कुछ भी कहेगा, हम कहें कि जाओ उसको चाकू मार दो, तो आप चाकू मारने से पहले एक बार सोचेंगे ना कि चाकू मारूँ कि ना मारूँ, बिल्कुल। है? कुछ लोग मार भी देते हैं। तो भाई वो आपका दिमाग कमजोर है ना। उस आदमी ने आपको, या राइटर ने या स्क्रिप्ट ने या प्ले ने आपको इतना कैसे प्रोवोक कर दिया कि आप ये भी नहीं सोच पाए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। क्या सही है क्या गलत है ये हमें डिसाइड करना है, और हमें क्या करना है ये हमें सोचना है। हम जी जी। दूसरों को दोष नहीं दे सकते। पिज्जा बर्गर भी को भी हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि पिज्जा बर्गर हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है। इतने लोग खा रहे हैं तो कुछ तो उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए ना, कि सिर्फ खराब है में नहीं खाना है कोने में रख दिया। उसके क्या नुकसान है क्या फायदे, ये हमको आने वाली जनरेशन को बताना जरूरी है। नहीं तो वो खाते रहेंगे, उनको क्या है। अगर मैम, अगर आपकी लाइफ साइकिल, लाइफ जर्नी पर कोई नाटक प्रिपेयर किया जाए तो उसका टाइटल क्या होगा? और उसका जो लीड रोल है वो आपके जो स्टूडेंट हैं या जिनसे आप रूबरू होती हैं, तो वो किसको आप जिम्मेदारी देंगे कि ये कैरेक्टर आप रोल प्ले करो? और उसका टाइटल महत्वपूर्ण है, जानना चाहूँगा कि उसका अच्छा, टाइटल इतनी क्या दें। देर से आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपके मन में कुछ ऐसा आया होगा कि भाई ये व्यक्तित्व तो ऐसा है। बात सही है, लेकिन हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आप क्या टाइटल देंगे, क्योंकि आप एक राइटर हैं। आप एक नहीं, राइटर हैं। देखिए, अब दूसरे लोग मुझे क्या समझते हैं ये मैं नहीं जानती। भाई मैं तो किसी के सामने मैं एक टीचर के रूप में आती, किसी के रूप सामने मैं एक फ्रेंड के रूप में आती, किसी में मैं छोटी बहन होती, कुछ होती हूँ। तो मेरा एक मुकम्मल एक करेक्टर है, और वो मुकम्मल करेक्टर अलग अलग जगहों पे बिखरा हुआ है। तो उसको समेट के अगर कोई निकाल सके तो मेरी बायोग्राफी बन सकती है। तो कैरेक्टर किसको चुनेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देंगी कि ये कैरेक्टर जो है, एक एज अ डायरेक्टर जो है किसका चुनाव आप मेरी एक करेंगे? स्टूडेंट है अभी, तो पहले हम लोग साथ काम करती थी, अदिति। तो वो कुछ देखने में भी ऐसी ही थी, मतलब वो और अच्छी है और एक्ट्रेस बहुत अच्छी है वो। तो अगर वो मेरा रोल करे तो अच्छा कर सकती। उसने मेरे कई प्ले में एक्टिंग करी है, सब पीछे कोडों में है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो कर सकती, क्योंकि वो फिजिक वगैरह भी उसका उसी तरीके का है और बहुत मेहनती है। जब उसको रोल दिया जाता था बहुत मेहनत करती थी। तो आप जैसे चाहेंगे कि आप अपना जो आपकी बायोग्राफी है उसको आप एक नाटक के रूप में आप लिखें, नहीं, कोई और लिखे? मैं नहीं चाहूंगी कि कोई मुझे पूरा जाने। अच्छा। क्यों? क्या अधूरी अकेली कहानी? अकेली नहीं, अकेला मत कहिए, मेरे साथ बहुत लोग हैं। नहीं नहीं। अकेला नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे जाने। मैं चाहती हूँ लोग मुझे जैसा समझते हैं, जो समझते हैं समझते हैं, जो समझते हैं वो समझते हैं, जो नहीं समझते हैं उन पे मैं फोर्स नहीं कर सकती। और मेरी जिंदगी कोई किताब थोड़ी ना है जिसको हर आदमी खोले और पढ़े और जाने। मैं एक व्यक्तित्व हूँ जिसमें कुछ बचा रहना चाहिए, कुछ छुपा रहना तो छुपी हुई कहानी देंगी टाइटल का नाम? नहीं। क्यों होना है? हम इतने बड़े थोड़े ना है कि हमारे ऊपर बायोग्राफी बने, ऐसा कुछ नहीं है।
नहीं मैंने मैं तीजन जी पे करा है, बायोग्राफी उनकी करी है। हर रोल वो बहुत भी बड़ा अपनी होता हर है। चीज नहीं बताती थी, बड़े मुश्किल से निकाला था मैंने उनसे। अच्छा, ऐसा कोई कैरेक्टर आपके का लाइफ में कभी आया हो जिसका कैरेक्टर आपने निभाया निभाया हो और वो आपके कैरेक्टर से बहुत अलग हो? तीजन जी एक का जो कैरेक्टर है, पंडवाली गायिका तीजन जी जो है, हम्म, वो इंटरनेशनली क्लेम्ड आर्टिस्ट है। पद्मश्री, पद्म विभूषण सब कुछ इनको मिल चुका है, सिर्फ भारत रत्न नहीं मिला। अभी है, अभी भी है वो। अच्छा अच्छा। उनका जीवन एक कलाकार के संघर्ष का जीवन। अब वो संघर्ष ऐसा उसके अपनों के साथ, अपने समाज के साथ, अपनी कला के साथ। तो मुझे लगता है एक आर्टिस्ट 3 लेवल पे तो रहता ही। तो उनका जो संघर्ष था, उससे मैं बहुत अपने आप को क्लोज पाती हूँ। और उनका मैंने करीब 13-14 शो मैं कर चुकी हूँ, कलकत्ता वगैरह सब जगह पे। और उसको जब मैं करती हूँ तो मुझे बहुत संतुष्टि होती है और बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है एक बार मैंने अपने आप को फिर से जी लिया। तो तीजन जी का कैरेक्टर ऐसा है, और बड़ा संघर्ष किया उस लेडी ने। उतना कब मेरी ज़िंदगी में उतना संघर्ष नहीं रहा, लेकिन वो तो मतलब आप उनको देख के, क्या उन्होंने पंडवानी को पूरी एक कला बना दी। एक छत्तीसगढ़ की छोटे से उसमें रायपुर में वो गायकी है, पांडवों की कथा गाती थी। तो कैसे गायकी को उन्होंने रूपक बनाया, कैसे नाटक बना दिया पूरा, ये उन्हीं की कला थी। उसमें कैसे अभिनय जोड़ा, कैसे उन्होंने मतलब बहुत सारे चेंजेस किए। जैसे जो पंडवानी होती है वो 2 तरीके से होती है, एक कापालिक और एक वेदमती। तो वेदमती में बैठ कर गाया जाता है, और कापालिक में कल्पना के सहारे पूरी वो एक्टर अपने आप को परफॉर्म करता है, ओके। भीम का, कर्ण का, ये। तो उन्होंने कापालिक विधि पर बहुत काम किया और कथा ज़्यादा सुनाई, गायकी उन्होंने थोड़ी कम करी। गायकी उनके साथ के लोग गाते हैं, वो गायकी कम करती हैं, और वो कथा सुनाती है, उसमें अभिनय करती है, आंगिक वाचिक सब तरीके का अभिनय, आहार वगैरह सब, कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम से सबसे वो पूरा करती हैं। और वो मतलब वाकई उनको पीएचडी दी गई, अनपढ़ हैं वो, और उनको पीएचडी दी गई। इससे बड़ा सम्मान एक आर्टिस्ट का क्या हो सकता बहुत बड़ा सम्मान है। हम होता है लोग तो तो। पढ़ पढ़ के कर करके बड़ी मुश्किल से एक अवार्ड मिला है। वो बताइए, अपना करे जा रही, और कम से कम उन्होंने 42 या 43 कंट्रीज में अपनी वो परफॉर्म कला किया। प्रस्तुत की है। तो जब मैं उनके बारे में बताती हूँ तो मुझे बहुत प्राउड होता है, एक महिला का पूरा वो है। मुझे लगता है कि हाँ, इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। और उनके जीवन का एक ही था, उन्होंने कहा मैं इस दुनिया में आई हूँ तो पंडवानी गाने के लिए आई हूँ। जो मेरे पंडवानी के रास्ते में आएगा, मैं उसे हटा दूंगी अपने रास्ते से, मतलब मेरा रास्ता बदल जाए, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इसीलिए भेजा। तो उनके जो थॉट थे, मैंने उनसे 2-3 दिन इंटरव्यू भी लिया था। मुझे लगता है हाँ, आर्टिस्ट को ऐसे ही होना चाहिए। एक और आपका रोल है जो ट्रांसलेटर का, और सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है कि संस्कृत में आपने अ, आपने थिएटर किया और एक पूरा स्टेज परफॉर्म करवाया, तो संस्कृत एक बहुत चैलेंजिंग टास्क नहीं है आजकल के ज़माने में, जहाँ लोग इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं और वहाँ मुझे तो संस्कृत। लगता है कि संस्कृत बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है। और कहते हैं कि क्या, मुझे भी एक शब्द कहाँ, यूनिवर्स की जो भाषा है, उसमें भी जो साउंड्स आती है, वो मतलब इससे संस्कृत से मिलती। तो जो लोग हंसते हैं, अगर पूरा पूंगा पंडित है, संस्कृत बोल रहे हैं, धोती पहन के आ गए, उनको ये नहीं मालूम कि वो किस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं। हालांकि मुझे संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ। एक मुझे ऐसे ही एक ऑफर मिल गया, मेरी दीदी की सहेली थी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में, कि एक संस्कृत का नाटक करना है, लड़कियों का स्कूल है, तुम महिला डायरेक्टर हो, सेफ रहेगा, यहाँ सेफ्टी भी बहुत देखी जाती है ना नाटक के साथ, तो तुम वहाँ जाके डायरेक्ट कर दो। तो मैं चली गई, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाषा हम देखेंगे और डायरेक्शन पूरा तुम्हें देखना। तो वो सब प्रोफेसर लेवल के लोग थे, उन्होंने संस्कृत सिखाया खाया सब किया, और टेक्निकली पूरा प्रेजेंटेशन मैंने कर दिया। तो किया, तो उसको डॉक्टर कमलेश दत्त त्रिपाठी आ गए देखने, वो चीफ गेस्ट थे। उन्होंने तारीफ करी, उन्होंने कहा कि आज से 25 साल पहले यही नाटक संगीत क्या है वो, प्रयाग संगीत। प्रयाग संगीत समिति में मैंने किया था, आज 25 साल बाद सुषमा ने किया।
सुषमा का जो उस प्ले के प्रति जो दृष्टिकोण है वो दूसरा था, मेरा जो दृष्टिकोण था वो दूसरा था। लेकिन ये खुशी है कि ये संस्कृत की धारा अब इलाहाबाद में सुषमा के थ्रू चलती रहेगी। उसके बाद मैंने 8 प्ले और किए संस्कृत में, और बहुत ऑडियंस आती है। लोग कहते हैं ना कौन देखने आएगा, इन लोगों से पूछे कितने लोग आते हैं, आपको हिंदी में इतने लोग नहीं मिलेंगे। और उनका अपनी भाषा के प्रति इतना डिवोशन है। छोटा स्कूल हो, संस्कृत विद्यालय हो, डिग्री कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी लेवल हो, इलाहाबाद में बनारस में, सबसे जगह से वो लोगों को बुला लेते हैं। मेले में, कुंभ मेले में हम लोगों ने प्रतिमा नाटकम भास का किया था, यहाँ से वहां तक पंडाल भरा हुआ। और हम लोग तो सोच रहे थे रोज कार्यक्रम हो रहा था, कभी 10 लोग आते थे, कभी 20 लोग आते थे। तो ऐसे हमने कहा आज तो हम लोग का भी ऐसा होगा। हमने कहा 22 लोग हैं हम लोग, तो जिसका रोल ना हो जाके आगे बैठ जाना है, जिसका रोल नहीं चल रहा है फिर जिसका रोल आए वो पीछे चले आना। लेकिन इतने लोग आए, इतने लोग आए कि हम लोग, इतना मजा आया। उसको कहते हैं इससे बड़ा आर्टिस्ट के लिए कोई नाम नहीं है कि उसको इतने ऑडियंस मिल जाए। मैम एक चीज़ और कि भाषा जब हम बात करते हैं तो विश्व की मतलब तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा हिंदी। लेकिन आजकल का जो यूथ है वो समझता है कि अगर आप हिंदी को कहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं या हिंदी में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी सी इन्फीरियरिटी जैसी फील होती है और वो इंग्लिश वालों को ज़्यादा तवज्जो लगता है कि देते हैं। और कई ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर हिंदी का यूज़ बहुत कम है। इवन हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, उस दिन हम लोग ऐसे स्टेजेस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर हिंदी दिवस में भी इंग्लिश का यूज़ हो रहा है। और कई ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ लेटर जारी भी आज भी अंग्रेजी में ही होते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हम हिंदी की मूल चीज़ को जो है, हिंदी में चूँकि हमारा सारा थिएटर है, इंग्लिश में भी थिएटर्स होते हैं, कन्नड़ा में भी होते हैं, सभी लैंग्वेजेस में होते हैं, तो जो हिंदी को जो आज इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। कई बार होता है कि हम लोग अगर यूपी बोर्ड का स्टूडेंट है या रीजनल बोर्ड का स्टूडेंट है, वहाँ पर आईसीएसई और सीबीएसई का स्टूडेंट खड़ा है, या इंटरव्यू में भी देखें मोस्टली लोग कहते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। वो जानना चाहते हैं कि कितनी अंग्रेजी आती है इसको। मेरे तो समझ में नहीं आता कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो उसमें शर्मिंदगी की क्या बात है। हमें अपनी भाषा आती है ना, वो जरूरी है। हम जहाँ भी जाएंगे हम अपनी भाषा, अपने प्रदेश की कल्चर, अपने देश की कल्चर, उससे जाने जाएंगे ना। हम इंग्लिश, अगर हम अमेरिका में जाके इंग्लिश बोलेंगे तो उनके लिए क्या नया, तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। भाषा को जानना कोई गलत बात नहीं। आप 10 भाषा जानिए, उतना ही आप साहित्य भी पढ़ेंगे, आपका और एक्सपोजर होगा अच्छे से। और अब तो एआई आ गया है, 10 मिनट में बैठिए रोज आपको इंग्लिश सिखा देगा, जरूरत भर की कन्वर्सेशन वाली जी इंग्लिश तो जी। सिखा ही देगा। अब वो भी रास्ता आसान हो गया है। ये हमारे पेरेंट्स की गलती है कि हम बच्चों को कहते नहीं तुम्हें कॉन्वेंट में पढ़ना है, तुम्हें इंग्लिश हाउ डू यू डू करना है, सुबह सुबह उठ के मम्मी पापा को प्रणाम नहीं करना, नमस्ते नहीं करना है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करना है, और अजीब अजीब से स्लैंग्स बोलना है। तो ये कौन सिखाता है? अगर बच्चा स्लैंग्स बोल रहा है तो उसको एक थप्पड़ तुरंत मारना चाहिए। अब तो इंटरव्यू भी लोग या करके बात हाँ, करते और हैं। तुमको जब मालूम नहीं कि तुम क्या शब्द बोल रहे हो और माँ बाप खुश होते हैं, अरे वाह भाई हमारा बच्चा बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है। तो ये इन्फीरियरिटी हम लोग के अंदर के से, और खास तौर से हिंदी क्षेत्र में बहुत है। देखिए आप साउथ साउथ में जाइए, वो अपनी भाषा बोलेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। हाँ, उनसे तो आप हिंदी में बोलेंगे, वो अपने कन्नड़ा में रिप्लाई। महाराष्ट्र में ये हो गया कि आपको हिंदी नहीं आती तो आप रिक्शा नहीं चला पाएंगे। बिल्कुल। वो लोग इतना रिजिड हैं, और होना चाहिए, अपनी चीजों के लिए होना चाहिए। हमें लोग के अंदर ये हीनता की भावना है कि हिंदी सबसे बेकार है, और जिसको जिसको इंग्लिश नहीं आती वो बेकार है। हम देखते हैं कि जो दूसरे राज्य कह लें उनको, जो चाहे चाहे चाइना हो, चाहे रसिया हो, किसी भी दूसरे देश में कंट्री में विजिट होता है उनका, तो वो अपने ही नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं। अपना ही कॉस्ट्यूम। लेकिन हमारे यहाँ लोगों का एक है कि अगर ट्रांसलेटर नहीं है तो हम कोशिश करते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर का यूज़ करेंगे लेकिन इंग्लिश में बोलेंगे। क्यों क्यों तो मैं ये हीनता इस तरह की क्यों है? देखिए मैं एक बार गुजरात में गई, तो मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मेरा प्ले था ये तीजन बाई वाला। तो मेरे अंदर एक क्षण के लिए ये बात आई कि मैं तो इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ, ऐसा ना हो वहाँ सब इंग्लिश में ही बोल रहे हो, मैं ना बोल पाऊँ।
बड़ी बेइज्जती हो गई, यूपी से आई है, हिंदी में बोल रही है। फिर मैंने कहा अरे सुषमा तुम्हारे ऊपर भी ये सब दिमाग बातें चलने लगी। मैंने तुरंत अपना काला चश्मा अपने लगाया, गाड़ी में बैठे से वो वो लगाया अपना, अब बैठ गया। और फिर दिमाग में ये सोचा कि मुझे क्या क्या बोलना है, फटाफट मैंने क्वेश्चन बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने हिंदी में ही बोला, वहाँ कोई इंग्लिश में नहीं बोला। एक बंगाली थे, वो अपनी बंगला और हिंदी मिक्स करके बोल रहे थे, एक मैं थी और एक तीजन जी थी। तो हम लोग तीनों जब तीजन जी अपनी छत्तीसगढ़ी बोल रहे थे, हम अपना हिंदी में बोल रहे थे। तो मुझे उस समय अपने ऊपर भी गुस्सा आया कि इस तरह की इन्फीरियरिटी मेरे अंदर भी कहीं है। वो तो भैया हम लोग इतना पढ़े लिख गए हैं कि अब किसी को ध्यान ही नहीं देते। नहीं आती अंग्रेजी, नहीं आती, मत बोलो उनसे, है कि नहीं? फिर ज्यादा से ज्यादा आप हमसे बात नहीं करोगे। कहीं गए, जरूरत भर की हो तो वह एक ट्रांसलेशन करा लिया। अब तो सब आ रहा है, फोन पे सब आता है, सारे ऐप हैं, कटाक से करा लीजिए, उसमें बोल दीजिए। बैठ इतनी तो इंग्लिश हमने तो एमए किया है इंग्लिश में, इतनी जी तो जी। अंग्रेजी आती कि हम उतना बोल सकते हैं अगर जरूरी है तो। और नहीं तो अनावश्यक तनाव अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। जैसे आपने एक बोला, एक बात कही कि हम एक खुली किताब नहीं रहना चाहते दुनिया के सामने कि कोई भी आए और पढ़ ले। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि अनछुआ वो कौन सा पहलू है जिसको आप एक्सपोज नहीं होने देना चाहती हैं मरते दम तक। और वो जो चीज़ें जो आप देना चाहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे माध्यम से आप उस युवा को, खासकर उस महिला को, चूँकि आप एक महिला हैं, कई बार महिलाओं के अंदर बहुत डर रहता है, इन्फीरियरिटी होती है, या कहा जाए आज भी लोग कहते हैं कि बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा धरातल पे तो नहीं दिखता है बहुत जगह पर। तो उनको थोड़ा सा एक बल मिले, एक युवाओं को और खासकर महिलाओं को, कि जिससे वो भी आगे आएं। और आगे आकर, चूंकि एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है फिल्म एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग। और इसकी भी है, हाँ, अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो बहुत रिस्क भी है और बहुत ग्लैमराइज भी चीज़ें हैं यहाँ पर, जो बहुत जल्दी अट्रैक्ट और फैसिनेट होते हैं। और एक्सप्लोरेशन भी। हाँ, तो कैसे अपने आप को हर चीज़ों से बच बचा कर अपने आप को निखारना भी है, अपने आप को प्रूव भी करना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, जब मैं थिएटर में आई थी तो मेरी बानी एक ही बात कही थी, उससे एक दो साल पहले मेरे फादर नहीं रहते, कि तुम थिएटर करना चाहती हो, मैं तुमको भेज तो रही, लेकिन इस शहर में तुम्हारे पिता का बहुत नाम है, और कोई ऐसा काम ना करना कि लोग ये कहें कि मानव जी नहीं रहे तो उनकी लड़कियां ये सब काम कर। और दूसरी बात ये है, तुम अपनी जिम्मेदारी खुद हो। मैं हर समय तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड बन के नहीं जा सकती। बिल्कुल तुम्हारे अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या चीज़ें तुम्हें करनी है, जी। क्या नहीं करनी है। ये मत सोचो कि कोई नहीं देख रहा है तो तुम कुछ भी कर डालो। कोई ना कोई तुम्हारा कॉन्शियस तुमको देख रहा है और उसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। मैं इतने साल तक थिएटर में रही, मेरा किसी से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और मुझे लगता है अगर मैं ऐसे निकाल सकती हूँ, इतने साल तक काम कर सकती हूँ, तो और भी कोई लड़कियां कर सकती, उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। लड़कियां खुद कमज़ोर पड़ती। एक तो बहुत छोटी सी बात है, अगर एक लड़की को अपने घर वापस जाना है और अगर उसके पास स्कूटी या बाइक या कुछ नहीं है, तो वो उस बाइक पे जाने के लिए, लिफ्ट लेने के लिए भी कई बार बहुत गलत काम करती है, गलत झुकती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो ये चारित्रिक कमजोरी तो आपकी है ना। किसी को पसंद करना, प्रेम करना, इसको मैं बुरा नहीं मानती, ये ह्यूमन फीलिंग्स है, वो बेकार नहीं है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी को टारगेट बनाना और उससे काम निकलवाना और फिर उसको बेवकूफ समझना, इसको मैं चरित्रहीनता से। तो ऐसे में मतलब क्या लड़कियां करना हैं चाहिए? इस तरह की, और अब लड़कियां इस तरह की ज्यादा है, और मुझे उनके साथ काम थोड़ी दिक्कत भी होती। लेकिन मुझे बहुत लोगों ने समझाया, तुम्हें क्या मतलब है, जो जो कर रहा है करने दो, तुम्हारे पास आइए, तुम सिखा के भेजो, उससे खत्म करो। लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ऐसे कूड़ा तो नहीं है ना कि हमारा कोई इस्तेमाल करे। ये जी बात गलत है, लोग समझते नहीं है इस चीजों को। आप कोई वो कूड़ेदान में पड़ा हो, कोई वो तो नहीं है ना।
ये कोई भी आपको चबाए और थूक के फेंक दे, फिर आपका व्यक्तित्व ही क्या रहा। हो सकता है मैं बहुत ओल्ड फैशन हूँ, मैं मानती हूँ, अपने आप को मैं ऐसा मानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं जिस समय पैदा हुई हूँ उस हिसाब से मैं ठीक हूँ और मैं नहीं, ऐसे ही रहना ये चाहती नहीं माना जा सकता कि आप एक ओल्ड फैशन है। ये अक्लेम करते हैं कि लोग एडवांस फैशन है। देखिए, जब भी बात होती है, जैसा कि लोग कहते हैं कि मैं बहुत एडवांस हूँ, एडवांस थॉट प्रोसेस है, लेकिन जब अपने की बात आती है तो आदमी कहीं ना कहीं बैकफुट पर हो जाता है। और मैं बस ये जानना चाहूँगा कि आपका उस यूथ के लिए जिस फील्ड से आप हैं, अगर कोई राइटर बनना चाहता है या एक्टिंग क्षेत्र में आना चाहता है, थिएटर में आना चाहता है या डायरेक्ट करना चाहता है, तो उसको किन किन चीज़ों का मतलब ध्यान रखना चाहिए और वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप इस फील्ड में अपने आप को ग्रोथ कर देखिए, ये सकता है। बहुत खुशी की बात है जब कोई लड़का या लड़की मेरे पास यूथ आके कहता है कि मैं सीखना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं मेरे काम को ही आगे बढ़ा रहा है और मेरे पीछे एक पूरी परंपरा है। मैं का मतलब यहीं से नहीं शुरू होता, मेरे पीछे मेरे गुरुओं की परंपरा है और उस परंपरा से चीज़ें आगे बढ़ रही है। और ये एक व्यक्ति का ये एक मॉरल ड्यूटी होती है कि उसने जो भी कुछ सीखा है वो आगे की पीढ़ी को वो दे। तो मुझे अच्छा लगता है। पेशेंस कम होता है तो भी मैं रास्ता निकाल लेती कि चलो ये मेरे जैसा इसको नहीं है, तभी है, जो चीज़ है उसको बचाना है। तो हम उसको अलग अलग रास्ते से बताते हैं कि देखो ये रास्ता आसान है, इससे सीख लो, ऐसे बोल लो, ऐसे हो जाएगा, ये किताब पढ़ लो, इससे हो जाएगा। बहुत से लोग टिक जाते हैं, काम करते रहते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। 2-4 साल थिएटर आप कर लीजिए तो फिर आप थिएटर को छोड़ नहीं पाएंगे, ये हम बता देते हैं। वो कीड़ा आपके अंदर चला जाएगा और हम यही इंतजार करते हैं कि इसको 5 साल तक इसको पकड़े रहो, बस एक कीड़ा इसके अंदर चला जाए, फिर ये हमारी फैमिली में आ जाएगा। ये सब फैमिली हम लोग की। पूछ लीजिए जतिन को कब से हमारे साथ काम करते थे, कर रहे हैं अभी भी, हमारे यहाँ नहीं करता, कहीं और कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, कर तो रहा है इस काम को ना, ये सब कर तो रहे हैं ना। और जो चले जाते हैं कभी उनका भाग्य, उनके भाग्य में नहीं है ये चीज, ठीक, खत्म, कुछ और करो, लेकिन जहाँ रहो खुश रहो, बस ये है। आपने अपना 35 सालों का सफ़र हमने बहुत कम समय में यहाँ पर आपने डिलीवर किया, बताया हमें, हमारे दर्शकों के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने अपना इतना कीमती समय हमारे दर्शकों, हमारे श्रोताओं, हमारे व्यूवर्स के लिए दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी टीम ने जिस तरीके से डिवोशन के साथ लग के काम किया और सारी चीज़ें बड़ी इजीली निकल गई। हमारे बच्चों को भी आपने मौका दिया, उन लोगों ने भी अपने विचार रखे, तो ये एक तरीके से प्रमोशन जैसा भी हो जाता है हमारे ग्रुप का। और आपके चैनल के लिए, पॉडकास्ट चैनल के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये इसी तरीके से अच्छा काम करता रहेगा।